हेलो एवरीवन, आप सभी का दी पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। आपने अपनी क्लासों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप भी किए जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद किस तरह से कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, भारत के नज़रिए से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताओ। ठीक है, भारत स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य क्या है, वीटो पावर क्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड और सुरक्षा परिषद से रिलेटेड पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह, ठीक है, आपके पूरा ये लेक्चर लेने वाला हूँ। और दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। विश्वजीत नब के नाम से मेरी आईडी हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, आप जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, और डी नब की जो भी आईडी है वहाँ पे भी मैं आपको अवेलेबल मिलूँगा। तो कुछ भी क्वेश्चन हों किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, मेरे मन में क्वेश्चन ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्माण क्यों किया गया। किसी भी चीज़ के पीछे रीज़न होता है, तो क्यों किया गया, कारण क्या था। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, हमारे विश्व के अंदर में अभी तक 2 बार युद्ध हो चुका है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे ये देखा गया कि यार विश्व के अंदर में शांति स्थापित करना है। ठीक है, पूरे विश्व को एकदम शांति जैसा माहौल देना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन नाम की एक संस्था बनाई। ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को जोड़ा गया। ठीक है, सारे देश मेंबर बने, और उसका मेन मोटिव क्या था कि वर्ल्ड पीस कायम करना, विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना। ठीक है, आपसी साझेदारी स्थापित करना, ऐसा करके उसका मेन मोटो रखा गया। पर क्या होता है, लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है। ठीक है, फेल हो गया, जिसके बाद फेल होने का कारण क्या माना गया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जैसी, अब मान लो कोई रीज़न, आपने किसी रीज़न के कारण से कोई चीज़ आपने बनाया और वो हो ही नहीं रहा, तो मतलब फेल ही हुआ ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, पर लीग ऑफ नेशन होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो ये माना गया कि जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो चुका है, वर्ल्ड पीस कायम नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ, यूनाइटेड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, कब किया गया, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट, सदस्य के तौर पर, ठीक है, अंग के तौर पर सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया, जिसका पहला सेशन 17 जनवरी 1946 को लिया गया। ठीक है, जिसमें 5 अस्थायी मेंबर, मतलब फिक्स मेंबर, परमानेंट मेंबर थे, और बाकी जो 10 मेंबर जो इसमें रहते हैं वो अनपरमानेंट मेंबर रहते हैं। ठीक है, जो परमानेंट नहीं रहते हैं, वो आगे मैं भी बताऊंगा कि किस तरह से क्या है। इसके बाद ही, मतलब इसका निर्माण करने का कारण क्या देखा गया कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसे हम शीत युद्ध भी कहते हैं। कोल्ड वॉर शुरू हो गया 1945 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब लोगों में कन्फ्यूजन भाई कि अभी तो हमने इसके लीग ऑफ नेशन को हटाकर इसको बनाया, फिर भी एक युद्ध चल ही रहा है, कोल्ड वॉर, अब क्या करें। तो कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था, तो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत संघ के बीच में। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया, कि जिससे वो वर्ल्ड पीस को कायम रखने के लिए कुछ विशेष पावर दी गई उसे, और उस पावर की मदद से वो पूरे विश्व के अंदर में शांति स्थापित कर सके, ये तय किया गया। ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं, तो सुरक्षा परिषद की शक्तियां और भूमिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या शक्तियां हैं उसके पास, क्या भूमिका है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो नॉर्मली सबसे बड़ी इसकी जो शक्ति के तौर पर देखी जाती है और भूमिका के तौर पर देखी जाती है, वो शांति स्थापित करना। ठीक है, सबसे मेन चीज़ माना जाता है, पूरे विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना। अगर कहीं भी विश्व के अंदर में कोई भी अप्रिय, शांति अप्रिय घटना घटित हो रही है, तो वहाँ पर सुरक्षा परिषद अपने आप ही जाकर एक्शन लेता है। ठीक है, वहाँ पर आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसने कंप्लेन नहीं करी, मैं कैसे एक्शन लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा परिषद ऑटोमेटिक वहाँ पर कार्रवाई करता है। तो इसकी सबसे बड़ी जो मतलब शक्ति के तौर पे देखी जाती है, शांति अभियानों की स्थापना करना। किसी भी तरह के जो शांति अभियान चलाए जाते हैं विश्व स्तर पर, उसकी स्थापना करना सुरक्षा परिषद का प्रथम कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना करना। आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आपने देखा होगा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ठीक है, पाकिस्तान पर, इराक पर, अफगानिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका और जो सुरक्षा परिषद है उसके थ्रू लगाए जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि इन प्रतिबंधों के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित की जाए।
ठीक है, क्योंकि कई बार देश क्या होते हैं कि अपने उनके अंदर में शांति अप्रिय घटनाएं घटित हो रही होती हैं, दूसरे देशों पे खतरा लग रहा होता है कि खतरा हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसके कारण से इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो सुरक्षा परिषद के अंदर में ही आते हैं कि वो लगाएगा। ठीक है, सैन्य कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी जारी करता है। ठीक है, आपने सद्दाम हुसैन के बारे में सुना होगा कि सद्दाम हुसैन को वो मतलब यूएनओ के जो सुरक्षा परिषद के सैनिक थे उन्होंने जाके मारा। ठीक है, अमेरिका के अंडर में जाके कार्रवाई हुई थी। ठीक है, तो इस तरह के जो सैनिक कार्रवाई और अलग अलग जगह पे अफगानिस्तान, इराक, आईएसआई के लिए अलग अलग जगह पे देखा होगा आपने सैनिक कार्रवाई होती रहती है। ठीक है, तो सैनिक कार्रवाई करने के लिए भी जो ऑर्डर देता है वो कौन देता है? तो सुरक्षा परिषद देता है। ठीक है, किसी भी तरह के बाध्यकारी संकल्प जारी करना किसी भी देश के लिए कि भाई इस देश के ऊपर ये मतलब रोक लगाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह के इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी संकल्प जारी करने का जो पावर है वो किसके पास है? तो सुरक्षा परिषद के पास होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आता है? आगे बात करें तो वीटो पावर, इसके पावर के अंदर में ही एक पावर आ जाती है इसकी वीटो पावर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पावर है। अब ये वीटो पावर होती क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके जो मेंबर्स की स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। इसके मेंबर्स की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें टोटल 15 कंट्री है। ठीक है, इसके मेंबर में टोटल 15 कंट्री है। ठीक है, अभी तो जैसे अगर बात करोगे यूएनओ के टोटल मेंबर्स की तो 194 के करीब में इसके मेंबर्स हैं। अक्सर ये बढ़ घट रहे क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो अपने आप को चाहती हैं कि मुझे कंट्री का दर्जा मिले पर उन्हें मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मतलब कंट्री जुड़ रही हैं, कुछ हट रही हैं। तो 194 इसके अभी टोटल मेंबर है यूएनओ के, जिसमें टोटल सुरक्षा परिषद के अंदर में 15 मेंबर वर्क करते हैं। अब ये 15 मेंबर की लिस्ट है, इधर परमानेंट मेंबर है, इधर नॉन परमानेंट मेंबर है। अब परमानेंट मेंबर क्या होते हैं कि जो लाइफ टाइम तक वही रहेंगे, उनका कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, ये 5 देश हैं जो परमानेंट है, ये कभी हट नहीं सकते। ठीक है, बाकी इधर के जो कंट्रीज हैं वो अक्सर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अक्सर 2 साल के लिए बनते हैं, 2 साल के बाद वो चेंज होते हैं। ठीक है, वो क्या प्रक्रिया है वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये तो अब समझो ये 15 टोटल हो गए, 15 में से 5 हो गए परमानेंट और 10 हो गए नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वीटो पावर की बात करते हैं। तो वीटो पावर क्या है? जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको एक पावर दी गई है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं, निषेधाधिकार। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि किसी भी तरह का जो फैसला, कोई भी रूल लाया गया, ठीक है, और उन वीटो मेंबर्स को एग्री नहीं है, वीटो मेंबर को मंजूर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक सकते हैं, उस निर्णय को रोक सकते हैं। 5 में से 5 मेंबर्स के पास वीटो पावर है। ठीक है, 10 के पास नहीं है। ठीक है, आप मान लो 14 वोट आपको मिल गए और एक ने भी वीटो पावर लगा दिया तो वो रुक जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो 5 ने एग्री कर दी, 5 वीटो पावर वालों ने एग्री कर दी, 10 ने एग्री नहीं करी, तो भी वो रूल पास हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वीटो पावर का यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना अक्सर अपनी वीटो पावर का यूज़ करके इंडिया का जो रास्ता है वो रोकता है सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से। ठीक है, अक्सर कई तरह की चीज़ें प्रतिबंध भारत के ऊपर लग जाती हैं चाइना के कारण से और अलग अलग कंट्रीज़ के कारण से। अभी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की कोशिश भारत करवा रहा था, जिसमें चाइना कई बार सॉरी दोस्तों, चाइना कई बार अड़ंगा डालता है। ठीक है, अपना वीटो पावर यूज़ करता है और वो उसको डिस्टर्ब करता है, मतलब वो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से रोकता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि मेंबर्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 हो जाते हैं परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आ जाते हैं, और 15 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिसमें अभी भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, अगर बात करें कि क्या है अस्थायी सदस्यता, अब नॉन परमानेंट मेंबर क्यों रखा गया है, क्या रीज़न है भाई, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पूरी कंट्री मतलब पूरे अगर वर्ल्ड के अंदर में बात करें तो 194 टोटल मेंबर्स हैं यूएनओ के अंदर में, सभी को हम बराबर वीटो पावर नहीं दे सकते। तो वीटो पावर उन देशों को दिया गया जो पूरी तरह से विकसित थे, ठीक है, विकसित होने वाले थे या जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, भारत भी अपनी इसके लिए दावेदारी पेश करता आया है शुरू से कि भाई मैं भी सक्षम हूँ, मुझे भी वीटो पावर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 5 देशों को वीटो पावर दी गई। समझ में आता है? वीटो पावर मतलब ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, ऐसे कंट्री को दी जाती है जो अपना आवाज़ उठा सके,
आप किसी कमज़ोर कंट्री को दे दो, वो क्या आवाज़ उठाएगा अपने लिए, ठीक है, दूसरे के लिए अपने लिए क्या आवाज़ उठाएगा। यहाँ पे ये रीज़न आ जाता है। तो अस्थायी देने का क्या होता है कि बाकी कंट्री को ये ना लगे कि यार हम उसके पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 2-2 साल के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, और उन इलेक्शनों में, उन चुनाव के थ्रू क्या होता है कि जो 194 कंट्रीज मेंबर है टोटल, वो वोटिंग करते हैं और उन वोटिंग के थ्रू ये पता लगाते हैं कि किस मेंबर को इस बार 2 साल के लिए चुना जाएगा नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर, ठीक है। तो भारत 8 बार रह चुका है नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब इसमें किस किस जगह से, क्योंकि 194 मेंबर है, और किस जगह से कौन से मेंबर को चुना जाएगा, किस कंट्री का मेंबर होगा, ये कैसे चुना जाता है। तो यहाँ पर 5 सदस्य एशिया से या अफ्रीका से चुने जाते हैं, ठीक है, 5 सदस्य एशिया से या अफ्रीका से चुने जाते हैं, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका से चुने जाते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से। तो देखो 5 2 7, 1 और इधर 2 3, 10 हो गए टोटल। तो टोटल 10 मेंबर्स हो गए अस्थायी तौर पर, मतलब अलग अलग जगह से चुने जाते हैं। ये ना हो कि सिर्फ अमेरिका के या फिर यूरोप से चुन रहे हो, एशिया वाले बंदों को चुन नहीं रहे, या फिर अफ्रीका से चुन रहे हो, अमेरिका वाले को चुन नहीं रहे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, बांट दिया गया कि जहां पर जितनी ज़्यादा कंट्रीज है, जितनी ज़्यादा आबादी है, उसके हिसाब से वहाँ से हर बार 2, मतलब जैसे एशिया से 5 लोगों को चुनना है, 5 मेंबर्स को चुनना है एशिया या अफ्रीका से, ठीक है। तो हर बार क्या किया जाएगा कि अलग अलग कंट्री को मौका दिया जाएगा 2-2 साल के लिए, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रक्रिया चलता है। अब बात करते हैं भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद मतलब क्यों दी जानी चाहिए। भाई भारत हर बार क्यों पैरवी करता है कि मुझे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, क्यों, रीज़न क्या है। तो रीज़न यहाँ पे ये है दोस्तों कि वो सबसे पुराना संस्थापक सदस्यों में से एक है। शुरू से भारत मतलब लीग ऑफ नेशन के साथ भी रहा है, ठीक है, जब से यूएनओ का निर्माण किया गया तो भी रहा है, और जब सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया तो भी था वो। तो मतलब वो संस्थापक सदस्य से है, सबसे पुराना सदस्य है। तो जिसके कारण से वो हर बार दावा पेश करता है भाई कि मुझे ज़रूरत है और मुझे दो। विश्व भर में 8,500 से अधिक शांति सैनिक तैनात है, ठीक है, मतलब भारत ने अपने 8,500 से ज़्यादा सैनिकों को सुरक्षा परिषद के लिए और यूएनओ के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज़ में तैनात कर रखे हैं, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा नंबर है सैनिकों की बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों, ठीक है, ये आप जानते हो, और हमारा लोकतंत्र सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मतलब अभी तक चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है। कई जगह पे आप देखोगे तो लोकतंत्र बार बार बदल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बार बार संविधान चेंज होता है। हमारा संविधान भी सबसे बड़ा है और वही चल रहा है शुरू से, कोई चेंजेस नहीं की जा रही है उसमें, ठीक है। एशिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अभी 1 ट्रिलियन का हमारा था पीछे कुछ समय पहले, ठीक है। जो इस बार की सरकार है, ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने ये भी घोषणा करी कि हम उसको 5 ट्रिलियन में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर 5 ट्रिलियन में बदलते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी हमारी भारत, ठीक है, वर्ल्ड स्तर पर। यहाँ पे एशिया की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी अगर 5 ट्रिलियन के अंदर में बदलते हैं तो। परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है। जनसंख्या के, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भी हमारा बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री में से हम आते हैं। क्षेत्रीय आकार, हमारा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, जीडीपी जो है हमारा ग्रोथ रेट वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है। आर्थिक क्षमता भी हमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग जगह पर हमें फंड रिलीज करना और हम अपनी बातों को रखना, ठीक है, वो भी हम अच्छे से जानते हैं। अपनी संपन्न विरासत और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम पूरी तरह से फुलफिल हैं अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है, जिसके कारण से भारत अक्सर दावा करता है कि हमें भी स्थायी सदस्यता चाहिए, ठीक है, जिसमें अलग अलग कारणों से उन्हें रोक दिया जाता है, कई बार वीटो पावर यूज़ कर और कई बार अलग तरह की चीज़ों से उसे रोक दिया जाता है। अगर भारत की अस्थायी सदस्यता की बात करें तो टोटल भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, ठीक है, आप ये देख सकते हो पूरा, जिसमें 2011 से 12 की बात करें तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में मतलब एक तरह से बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा था, जिसमें 190 देशों ने वोटिंग किया और जिसमें से 187 वोट भारत को प्राप्त हुए थे, ठीक है, तो अस्थायी सदस्य के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या है पूरा सुरक्षा परिषद, आपने समझा, ठीक है। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे मेरे मतलब ग्रुप में पूछ सकते हैं, जैसे विश्वजीत नब पे भी मैं मिल जाऊंगा आपको, और डी नब की जो भी आईडी है वहाँ पर भी और भी फैकल्टी जो डी नब पे वर्क करते हैं उन सब की आपको क्वेरीज मिल सकती हैं, आप उनसे क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमें जाइए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, इन सब पे हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, @DENUP के नाम से हमारी आईडी अवेलेबल है, ठीक है। और हमारी वीडियोस अक्सर हम डालते जा रहे हैं, बार बार डालते जा रहे हैं, 31,000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं,
ठीक है, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबर्स बनिए। ठीक है, आपके काम की वीडियोस डल रही हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।